गुलशन कौर, लेखिका देवी नागरानी। ये कहानी लेखक की अनुमति से प्रस्तुत की जा रही है। गुलशन कौर, इसे मैं क्या नाम दूं? कथा, आत्मकथा, संस्मरण, संस्मरण या शब्दों का बुना हुआ एक नाजुक रिश्तों का जाल कहूं, जो वक्त अनुसार अपनी सुविधा से बुन लिया जाता है या उधेड़ लिया जाता है। जब गुलशन कौर से उसकी यादों की चादर में टाके हुए इन सितारों की बात सुनी तो सोचा दुख सुख, जुदाई मिलन के इस भावनात्मक संगम को जबान दो। सुनते हुए मन में यही आया, जैसे रिश्ते नाते सौदागर के सौदे हो गए हैं, बिकाऊ या खरीदे हुए। बिकाऊ जिसका नाता खरीदार के साथ बन जाता है या यूं कहें बंध जाता है, क्योंकि वो मालिक होता है और खरीदे हुए वजूद का हकदार। हर मामले में उसे इस्तेमाल करने का हक उसे हासिल होता है, काम लेने का, अपने अरमानों को पूरे करने का, हर मन चाहे इस्तेमाल करने का। और उसी दौर में धरती की दरारों के साथ दिलों में दरारें पड़ती रही, बढ़ती रही, चौड़ी होती रही। हिंदू, सिख, मुसलमान सभी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लूट मार का हाहाकार मचा, जिसमें स्वाहा होती रही औरत की अस्मत। खुले मैदानों में बेसहारा, बेछत लोग बैठे हुए देखे जाते। एक देश अब दो में विभाजित हुआ था। कम्युनल हार्मनी के नाम पर जैसे एक दूसरे को मार धाड़ कर अपने अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो। ऐसे वक्त में जरीना आपा के मुंह से सुना कि मुसलमान घर की एक लड़की की शादी में नाच गाने में भंग डालते हुए कुछ सिख तलवारें लेकर टूट पड़े। ये पता नहीं चला कि किसका सर किधर गिरा और किसका धड़ किधर गिरा, बस खून के रेले बह चले। ऐसे में माएँ चीखती बिलखती रही और कुछ तो अपने बेटों को दूध की कसम देकर उन्हें मार डालने के लिए मजबूर करती या उन्हें किसी कुएं में फेंक देने के लिए बाध्य करती। सामने ये आया कि मुसलमान भी भड़के हुए थे और उनके घात करते हुए कात नहीं जानते थे कि उनके वार के सामने कौन आया, हिंदू, सिख या उनका ही कोई मुसलमान भाई। सिख औरतों को घर से घसीटकर बलात्कार के बाद घर के बंधुओं के सामने वार से तमाम कर दिया जाता। ऐसे बेदर्द हृदय विदारक मंजर देखकर कोई क्या करता, क्या चीखता? फकत दर्द को दिल में दबाकर आज नम आंखों से वही तमाशाई बंधु अपनी आप बीती की दास्तान बताते हैं। हाँ तो गुलशन बिटिया, आंखन देखी हालात का मंजर था, पर आंख रोना भूल गई, मुंह में आवाज घुटकर रह गई। उफ, करना कयामत बन जाता था। देश की फसीलें उलांघना आसान और दिलों की बहुत सी मुश्किल हुई थी उन दिनों। पर आपा, ऐसी हालत में आप सरहद के उस पार से इस पार कैसे आई? गुलशन कौर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को विस्मय के विस्तार में फिराते हुए पूछा। अब वह इतनी भी छोटी न थी, उसे कुछ कुछ याद आ जाता कि वह किस तरह उन हालातों से बच बचाकर अपनी चाची सुरजीत कौर और अन्य शरणार्थियों के साथ अमृतसर में आकर बसी और बचपन से आज तक यही रच बस गई है। उनका क्या हुआ जो अपने से बिछड़कर पीछे रह गए? पूछने के लघु अनुपात में जरीना आपा की बयानबाजी ने तो कई वारदातों को जिंदा कर दिया था। फिर भी गुलशन कौर उत्सुक थी ये जानने के लिए कि ये जरीना आपा आखिर कौन है और 2 दिनों से उनके यहाँ टिकी हुई है, ऐसे जैसे कोई नजदीकी रिश्तेदार हो। पर यह संभव किसी हाल में न था।
उसका पहनावा, बातचीत का लहजा अमृतसर के किसी भी आम आदमी से तालमेल नहीं खाता था। सुरजीत चाची ने एक आध बार उड़ते में उनके पड़ोसी होने के नाते जिक्र किया था, और ये भी ठीक से नहीं बताया था कि वो कौन है, किसकी नातेदार है। सभी सवाल मन के किसी कोने में सहमे सहमे से थे। एक बात जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आई थी वो थी चाची के आंचल का प्यार दुलार, जो पाकर गुलशन एक कली से फूल की तरह खिल उठी थी। एक आधा बार लोगों को कहते सुना था, गुलशन कौर का सौंदर्य कुछ अलग रंग और बू लिए हुए है, किसी अमीर घराने की अमीर जादी का जलवा है उसके चलन में, उसकी आन में, उसकी बान में। तब वह कुछ भी नहीं समझी थी उन बातों का अर्थ। हाँ तो गुलशन बिटिया, तुम मुझे आपा न कहकर दादी जान भी कह सकती हो। पर यह संबोधन तो बात को बीच में ही काटते हुए जरीना आपा ने कहा, संबंधों की बात नहीं मेरी लाल परी, मेरी उम्र और इन चांदी जैसे बालों को देखते हुए दादी कहना कहलवाना जायज बनता है, और तुम भी तो मेरी पोती की उम्र की हो, इसलिए कह रही थी। अच्छा आपा, आप अपनी उस पोती को अपने साथ क्यों नहीं ले आई? क्या उसे वही गैरों के बीच रहने के लिए छोड़ाई? क्या नाम है उसका? पल भर में गुलशन ने अनगिनत सवाल जरीना आपा के सामने पसार दिए। ऐसे में क्या कहती जरीना आपा, क्या बताती वह? कैसे अपना सीना चीर कर कहती कि एक ऐसा सच जो ना उगलते बनता था ना निगलते। आप बताएं ना आपा, उसका नाम क्या है, वो कहाँ है? चाची ने एक दो बार आपका और उनका जिक्र आधे अधूरे शब्दों में जरीना बानो के नाम से किया है। बहुत याद करती है वो आपको, कहकर गुलशन जरीना आपा की ओर देखने लगी और जैसे नींद से जाग उठी जरीना आपा। जरीना बानो का जिक्र सुनते ही हड़बड़ा कर बोल पड़ी, गुलशन, उसका नाम है गुलशन बानो। अरे रे रे रे, सारा बानो है। सारा बानो, कितना सुंदर नाम है आपा, कहाँ है वह? कहते हुए गुलशन कौर ने जरीना आपा की चुनरी को हल्के से यूं लहराया कि चुनरी सर से उतरकर उसकी छाती पर आ ठहरी, जो धौंकने की मानिंद चल रही थी। वो अब जाने कहाँ खो गई बिटिया, उसको तलाशते हुए मैं उस देश को छोड़कर इस देश में आ गई। क्या मतलब आपा? आपकी सारा बानो क्या सच में खो गई है? हाँ बिटिया, उसे ढूंढते ढूंढते मेरी उम्र की कमर दोहरी हो गई। 7 साल वहाँ पाकिस्तान की गली गली की मिट्टी छानी, पर वह नहीं मिली। 7 साल से आप उसे ढूंढ रही है, अब वह कितने साल की हुई होगी आपा? गुलशन कौर के आवाज में खलबली सी मची थी, सवालों का तांता बढ़ता जा रहा था। यही कोई 15-16 साल की हुई होगी मेरी बच्ची, कुछ तुझ जैसी तेरी उम्र की। माँ का आंचल छूटा तो मैंने गोद में समेट लिया, पर अब अल्लाह मियाँ के पास जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी उसकी माँ नूर बानो को? कहते हुए जरीना बानो अपनी छाती पीटने लगी। विभाजित दौर के दर्द की लकीरें वक्त बेवक्त जब भी सालती हैं, तब वतन में भी बेवतनी का एहसास जिंदा उठता है। जब खून पुकारने लगता है, तब अपने लोग जमीन की जड़ों से उखड़कर बेदर्द हवाओं के रुख के साथ हो लेते हैं। जैसे जरीना बानो अपनी पोती की याद की डोरी थामे अचानक अमृतसर आन पहुंची, बिना किसी सूचना के। सुरजीत कौर उसे देखकर जर्द पत्ते की तरह सियर उठी, जैसे बाहर में खिजा की कोई आहट सुन ली हो। आंखों में से नींद नदारत सी हो गई। एक अनजाना डर उसके मन के कोने में दुबक कर बैठ गया। वो जरीना बानो से आंखें चुराने लगी, उससे कतराने लगी। अक्सर सामना ना हो इसलिए वक्त गुरुद्वारे में गुजारती। घर में रह जाते 2 प्राणी, जरीना बानो व गुलशन। इस बात का एहसास जरीना बानो को भी हुआ। तभी एक चरमराहट से दरवाजा आंगन के भीतर खुला और सुरजीत कौर गुरुद्वारे की सेवा से निजात पाकर घर लौटी। गुलशन कौर चाची को देखकर उठी और उसके हाथ से लंगर से लाए हुए प्रसाद के दोने और खाने का सामान लेकर रसोई में जाते जाते कहने लगी, चाची खाना परोस दूं? आप भी सुबह से भूखी बैठी हैं, सिर्फ चाय पर टिकी हुई हैं। और अपनी खोई हुई पोती सारा बानो के दर्द की गाथा बता बताकर
उदासीन हुए जा रही हैं। हाँ गुलशन बेटी, 2 तसरियों में प्रसाद बांटकर तुम दोनों खा लो, मैं वहीं खाकर आई हूँ, कहकर सुरजीत कौर वहीं खटिया पर कमर सीधी करने के लिए लेटने लगी। गुलशन ने खाना परोसकर लाने से पहले एक हल्की सी रजाई चाची के थके बदन पर पसार दी। चाची का मन उसे दुआएं देता हुआ नींद में गरूब होने लगा। आशा दीवार के वेले गुरुद्वारे पहुंचने के बाद अब घर लौटी थी। दोपहर के 2-3 बज रहे, नींद तो आनी ही थी, पर ऐसा होकर भी ना हुआ। सुरजीत कौर ने आंखें तो बंद कर ली, पर बंद आंखों में जो साए तैराए उनसे उसका बदन सिहर उठा। ये तो भला हो गुलशन का जो उस पर रजाई की तह चढ़ा गई, पर यादों के नुकीले भेदी जो आंखों की नींद चुग रहे थे उन्हें कौन समझाए। अतीत के साए सदा बनकर आज कानों में गूंजने लगे। 7-8 साल पुराने अक्स सिंध से हिंद में आने की तैयारी वाले माहौल को फिर से जिंदा करने लगे। अरे सुरजीत बहन, हम सालों से पड़ोसी बनकर रहे हैं, एक दूसरे के माई बाप ही हैं। बस अब निगोड़े वक्त ने फासले बढ़ाकर हमें पछाड़ने की ठान ली है। हाँ जरीना बेगम, ये तो है, आपके बिछड़े जाने फिर कब मिलेंगे भी या नहीं कौन जाने। सरदार ने तो कल सुबह सवेरी निकलने की ठानी है। पाकिस्तान की बॉर्डर लांघकर भारत जाकर बस जाने की बात कही है। सुबह हम दोनों निकल जाएंगे, तुमसे भी शायद ही मिल सकें, इसे ही आखिरी मुलाकात समझना, कहकर सुरजीत कौर जरीना बेगम के गले लगकर अपने आंसू कमीज की बाहों से सोखने लगे। नहीं नहीं सुरजीत, यूं न कह, हमें मिलना है, बिछड़ना नहीं। तुम्हें मेरी एक अमानत अपने साथ लिए जानी है। इस वक्त मेरा यहाँ से हिलना मुहाल है। सरताज की बांदी जो अपनी मर्जी से जा नहीं सकती, पर मेरी गुलशन बानो को तो तू अपनी बनाकर साथ ले जा सकती है। उसकी तो माँ नहीं है, अब तू ही उसकी माँ बन जा और मेरे जिगर का टुकड़ा अपने घर आंगन में जाकर रोप देना। अगर जीवन में समय और मौका दिया तो जरूर मिलेंगे। अब चलती हूँ। पर जरीना बेगम, मैं हिंदू, तू। अरे बस भी कर, कहना वो तेरी है, तू जो चाहे उसका कर। अपना नाम दे या नया नामकरण कर, उसे अपने साथ ले जा या यहाँ मरने के लिए छोड़ दा, ये तेरी मर्जी है, मेरी नहीं। कहते हुए जरीना बानो हिरनी की चाल से घर के बाहर हवा की रफ्तार से निकली और पलक झपकते रह गई सुरजीत कौर अपने घर में। सुनी दीवारों के बीच एक गुदगुदाहट महसूस करते हुए, एक लर्जिश भरा स्पंदन महसूस करते हुए। वो बे औलाद थी, पर सीने में ममता नहीं थी। ये बात न थी, बस डर था कि जात पात की दीवारें कहीं उस रिश्ते को ऊंच नीच की तराजू में न तौल बैठे। मजहब की वेदी पर गुलशन बानो के मासूम बचपन को कहीं कोई आंच न आ जाए। माहौल ही ऐसा था कि सिख और मुसलमान एक दूजे के कट्टर बैरी हो गए थे। बात बात पर तलवारें चीखती और दर्द मौन सा होकर सिसकता रहता उन सने हुए खून के धब्बों को देखकर, जो एक ही रंग के थे, लाल। सभी का खून लाल है तो क्यों किसी के दर्द से खून में उबाल नहीं आता? क्यों दर्द को दीमक लगी है कि देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजता? क्यों मानवता अपने अर्थों को अनाथों की ओर धकेल रही है? खाट पर लेटी सुजीत जानती थी कि रजाई की तह तो सिर्फ तन को ढांप रही थी, उसका मन तो कल के फसादों की नुकीली यादों से तार तार हुआ जा रहा था। अरे सुरजीत कौर, तू क्यों सोई है? दिन की रोशनी को रात की कालिक समझ बैठी है क्या? उठ, तेरे आंगन में उजाला अब भी बाकी है। सारी की सारी तारीकियां मैंने अपने आंचल में समेट ली हैं, कहते हुए उसने दर्द भरे आवाज में गुलशन कौर की ओर निहारते हुए एक आदेश दिया। अरे बेटा गुलशन, 3 तसरियों में खाना बांट लेना, तेरी अम्मी सुरजीत भी हमारे साथ खाएगी। आज का दिन मिलन का जश्न है, धरती आसमान से मिल रही है। हाँ आजा, तू भी आजा। सुरजीत तू भी उठ। अब गुलशन कौर सोच के दरिया में बहने लगी। वो हैरानी से जरीना आपा के कहे लफ्जों की उधेड़ बुन में उलझ गई, जिसमें प्यार भी था, दुलार भी, दर्द भी और दवा भी। सुरजीत कौर से भी न रहा गया। उठकर खाट पर बैठी और भीगी पलकें उठाकर जरीना बानो की ओर देखने लगी। गहराई तक उसकी आंखों में झांकते हुए ये जानने की कोशिश करने लगी थी कि जरीना बानो क्या वाकई मिलन का जश्न मनाने की बात कर रही है या उसके बाद की जुदाई का ऐलान कर रही है। धरती अंबर के मिलन की बात वह चाह कर भी समझना नहीं चाहती थी।
क्योंकि जरीना बानो की पोती गुलशन बानो को जब दोनों पति पत्नी अपने साथ अमृतसर ले आए तो सरदार ने सभी से कहा कि वो उनके भाई की बेटी है, गुलशन कौर, क्योंकि सभी जानते थे कि उनकी कोई औलाद नहीं हुई। और फिर गुरुद्वारे में नामकरण के ऐलान से उनके सोने बंजर सीने में जैसे शबनम की नमी बरसने लगी। ममता का आंगन फलने फूलने लगा। गुलशन को सींचते सींचते उस खुशबूदार सुमन की महक उनके मन में रच बस गई। मैं आपको अम्मी कहकर पुकारूंगी और उन्हें बाबा कहकर। ये चाची शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। गुलशन कौर ने जिद की। उम्र भी तो ऐसी थी, 7-8 साल की। नहीं, तुम मुझे चाची कहोगे। तुम्हारी आवाज में मुझे चाची शब्द अम्मी जैसा ही लगता है। सरदार को भले तुम बाबा बुलाओ, सुरजीत ने तर्क देकर अपने ढंग से गुलशन को मना लिया। कारण था जो दिल में डर बनकर समा गया था। डर यही था, कभी ना कभी तो हालात बदलेंगे, समय बदलेगा और खून अपना रंग दिखाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गुलशन फिर से जरीना बानो के घर का गुलशन बनी तो वह यकीनन खिजा के सूखे पत्तों की तरह चरमरा जाएगी। और फिर मौसमों की तरह दिन, महीने, साल बीतने लगे। 3 साल के बाद गुलशन के बाबा परलोक पधारे और सुरजीत ने गुलशन की सिसकियों को सीने में संजोया। उसे दुगना प्यार दुलार देकर वो गुरु की शरण में आन बसी। गुरुद्वारे को दूसरा घर बना लिया। दिन रात दिन की सेवा उसकी आराधना बन गई। ये देखकर पंचों ने गुरुद्वारे में ही उसे एक कमरा दे दिया जहाँ दोनों माँ बेटी मुनासिब महफूजियत के साथ जीवन जीने लगी। जीवन की धूप छाँव के सायेदार पलों के बीच गुलशन या बचपन से जवानी के चौखट पर आ खड़ी हुई। 16 साल को होते ही कॉलेज में दाखिला पा ली थी और एक दिन अचानक जरीना बानो का खत सुरजीत कौर के नाम गुरुद्वारे के पते पर मिला कि वो उससे मिलने कुछ सिखों के साथ उसी गुरुद्वारे में आ रही है। सुरजीत की सेवाओं की महक किसी हद की मोहताज न थी और अक्सर उसकी चर्चा अमृतसर के उस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी रहती। जरीना बानो का दिल गवाही देता रहा कि यही उसकी गुलशन बानो की माँ है। भूतकाल के गलियारा से होती हुई सुरजीत कौर की यादों की परछाइयाँ उसे वर्तमान में ले आई। जरीना बानो की आवाज़ एक खुशनुमा खबर की तरह हवा की तरंग बनकर लहरा रही थी। वो उठकर खाट पर बैठी और जरीना बानो की ओर भीगी पलकों से देखती रही। जरीना बानो ने एक शौक मुस्कान के साथ खाने की ओर इशारा किया तो सुरजीत को जैसे होश आया। गुलशन बेटी, रोटी तो ले आइयो पर दाल भीतर ही भुलाइयो। क्या अपनी आपा को रूखी रोटी परोस दोगी? कहते हुए सुरजीत कौर अपनी खाट से उठकर जरीना के बगल में बैठ गई। अरे दैया, कहते हुए गुलशन कौर रसोई घर की तरफ भागी। सुरजीत, अब चलो, अब निवाले अदला बदली करो और जश्न मुबारक को अंजाम दो। कहते हुए जरीना बानो ने पहला निवाला दाल रोटी का गुलशन कौर के मुंह में दिया और दूसरा सुरजीत कौर के मुंह में डाला। सुरजीत कौर और गुलशन ने भी वही रस्म निभाई। इस खुशी के सामने दर्द की लंबी चौड़ी फसीलें बौनी हो गई। सभी के चेहरों पर मधुर मुस्कान टहलने लगी। अरे सुरजीत, एक बात तो पता, जितना सुंदर नाम गुलशन कौर तूने इसका रखा है उसके सामने तो इसका हुस्न भी फीका पड़ रहा है। हाँ जरीना बेगम, इस पार के गुलशन का रंग उस पार के गुलशन के हुस्न के सामने फीका ही पड़ता है। उस पार के इस गुलशन की खुशबू मेरी सांसों में कुछ यूँ बसी है कि अब लगता है कि इसके बिना भी क्या कोई जीवन होगा। और वो अपनी कही हुई बात का रंग जरीना बानो की आंखों में देखना चाह रही थी। भाग्यशाली हो सुरजीत कौर, इसकी परवरिश में तुमने अपने वाह गुरु की कल कल बहती गुरबाणी भी घोल दी। हाँ गुलशन कौर, सच में तेरे आंगन का फूल है जो हर मजहब से परे सच की पनाह में पनप रहा है। कहकर जरीना आपा ने गुलशन कौर के सर पर स्नेह से हाथ फेरा। जरीना बानो, मैं कहकर सुरजीत रुआंसी हो गई। अरे जश्न मुबारक के बाद ये आंसू नहीं सुहाते पगड़ी। यही वाह गुरु तुम्हारा मालिक है। मैं अगले हफ्ते सरताज की पनाह में चली जाऊँगी। तुम गुलशन कौर के साथ खुश रहो, आबाद रहो। कहकर जरीना बानो ने सुरजीत को गले लगा लिया। दरजान, आप कुछ दिन और रुक जाएं हमारे पास। गुलशन कौर के इस कोमल संबोधन ने
जरीना बानो को गदगद कर दिया। उस संबोधन के संबंधों की महक थी और अपनाइयत का एहसास था जिसे वह जीना चाहती थी, संजोना चाहती थी। उससे अब रहा न गया। अपनी खटिया से उठकर गुलशन कौर को गले लगा लिया, कुछ ऐसे जैसे कोई लहर किनारा छूने के लिए आमद थी। गुलशन भी अपनी दादी आपा के गले में बेल की मानिंद लिपट गई। पता ही नहीं चला कि लहर किनारे से मिल रही है या किनारा लहर से। मैं बहुत खुश हूँ कि विभाजन देशों का हुआ है, दिलों की लकीरें अब भी जुड़ी हुई है, कहते हुए सुरजीत कौर ने आगे बढ़कर दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया।